हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। क्योंकि आप लोगों से मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है, तो इसलिए आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा चैनल है वो आप लोगों को जो सीजी बोर्ड के असाइनमेंट्स हैं, मंथली असाइनमेंट हैं, मासिक जो मूल्यांकन आते हैं, इसके अतिरिक्त जो पाक्षिक मूल्यांकन आते हैं सभी विषय के, उसके सॉल्यूशन या हल प्रोवाइड करता है। हमारे इस चैनल में बहुत सारी कक्षाएं जैसे 10वीं 11वीं 12वीं के अलग अलग विषयों के जो असाइनमेंट हैं उनके हल मौजूद हैं। आप लोगों के लिए यानी कक्षा 9वीं के लिए मैं पहली बार आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि पाक्षिक मूल्यांकन के हल से संबंधित है। आप लोगों को पता है कि 3 पाक्षिक मूल्यांकन हो चुके हैं और सितंबर में जो चौथा पाक्षिक मूल्यांकन है यानी सितंबर महीने का दूसरा और कुल मिलाकर के चौथा जो पाक्षिक मूल्यांकन है उसके क्वेश्चन पेपर्स आ चुके हैं और उसके सॉल्यूशन यानी उसका जो हल है वो हम आप लोगों को बना करके वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और सबसे पहली बार कक्षा 9वीं के लिए गणित विषय में माह सितंबर का जो पाक्षिक मूल्यांकन है चौथे नंबर का, उसका हल आप लोगों के लिए दे रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सही विकल्प चुनिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कहता है, बट्टा बट्टा किसे कहते हैं? तो 4 आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ए अंकित मूल्य प्लस विक्रय मूल्य, बी दिया हुआ है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सी दिया हुआ है विक्रय मूल्य माइनस अंकित मूल्य, डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है सही उत्तर है बी, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 मेरी जेब में 15 गोलियां हैं जिसमें से 10 लाल व 5 हरी गोलियां हैं, तो हरी गोली का प्रतिशत होगा। ए ऑप्शन है 5/15 गुणित 100%, बी ऑप्शन है 15/5 गुणित 100%, सी ऑप्शन है 5%, डी ऑप्शन है 15%। तो आप लोगों को पता है कि हरी गोलियां कितनी है, हरी गोलियां 5 हैं और कुल गोलियां कितनी है 15। तो अनुपात कितना निकल जाएगा हरी गोलियों का, वो निकल जाएगा 5/15 और गुणित हम 100% कर देंगे तो हरी गोलियों का हमको प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कहता है, जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो समय क्या होगा? ठीक है, तो आप लोगों को पता है जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक होती है तो समय कितना होता है, दुगुना हो जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा, बी। चौथा सवाल है संख्या 35p 5 का गुणज है तो p का मान संभव है। ठीक है, तो यदि संख्या 35p 5 का गुणज है तो आप देख सकते हैं कि p का मान क्या हो सकता है, या तो 5 हो सकता है या 0 हो सकता है, क्योंकि 5 के विभाजकता नियम के अनुसार से कोई संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सी, अर्थात ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर आ जाइए रिक्त स्थानों की पूर्ति में। पहला क्या बोला गया, रिक्त स्थान में उधार लिया गया धन जिस पर ब्याज लिया जाता है वो क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। दूसरा रिक्त स्थान क्या कहता है, जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर तिमाही हो तो दर कितनी ली जाती है, 1/4 गुना। तीसरा जो रिक्त स्थान है, यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो संख्या की इकाई में 0 या फिर 2 संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चौथा क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। इसमें से जो सही उत्तर है वो कौन सा है, सही उत्तर है बी, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100⁴n, जहाँ पर ए क्या चीज़ है, मिश्रधन है। ठीक है, पी क्या चीज़ है, मूलधन है, और आर क्या चीज़ है, रेट यानी कि दर है, और एन क्या चीज़ है, समय। इसके बाद हम आ जाते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न पर। अति लघु उत्तरी प्रश्न प्रत्येक 2 अंक का है। तो प्रश्न 2 क्या कहता है, 6a 3b 9 से विभाजित एक संख्या है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि 9 के विभाजकता नियम से क्या होना चाहिए, 6a 3b 9 से तभी विभाज्य होगा जब इनका योग अर्थात 6 + a + 3 + b ये भी किससे विभाजित हो, 9 से विभाजित हो। तो देख सकते हैं इसके योग को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 + a + 3 + b बटे 9। ठीक है, तो 6 और 3 जोड़ करके कितने हो गए, 6 और 3 जोड़ करके हो गए आपके 9। ठीक है, और प्लस a और प्लस b बटे 9। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। आगे देख लीजिए, इस स्थिति में जो a और b, a + b का जो योग है 9 या 9 का कोई गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो संख्या दी हुई है वो 9 दी हुई है। अब ये जो बचा हुआ है a + b, तो a + b वो कितना होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए या फिर 9 का कोई भी गुणज अर्थात 18 या फिर 27 या फिर 36, इस प्रकार से कोई भी संख्या हो सकती है 9 का गुणज।
ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि जब तक कि यहाँ पर 9 का गुणज नहीं आएगा तब तक ये दोनों संख्याओं का योग 9 के गुणज के बराबर नहीं होगा और तब तक वो 9 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 3, 7, 2, 9 की 11 से विभाजकता की जांच करें। ठीक है, तो 11 से विभाजकता के नियमानुसार क्या होता है? यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर क्या हो? 0 हो, 0 हो या फिर 11 से भाज्य हो, तो संख्या भी क्या होगी? 11 से भाज्य होगी। ठीक है, तो देख लीजिए जो हमारा अंक है वो कौन सा है? 3, 7, 2, 9। तो सम स्थानों के अंक कौन कौन से हैं? सम स्थानों के अंक हैं आपके 3 और 2। ठीक है, तो इनका योग कितना हो गया? 5। विषम स्थानों की संख्याएं कौन कौन सी हैं? ये विषम स्थानों की संख्याएं हैं आपकी 7 और 9। ठीक है, तो इनका योग कितना हो गया? 16। अब 16 और 5 का अंतर देख लीजिए, तो 16 और 5 का अंतर कितना हो जाता है? 16 और 5 का अंतर हो जाता है 11। तो 11 किससे भाज्य है? 11 से भाज्य है, इसलिए जो संख्या होगी 3, 7, 2, 9 ये भी 11 से भाज्य होगी। ठीक है, अगले सवाल को हम देखते हैं। क्या कहता है? मोहन अपनी आय का 75% खर्च करने के बाद 3,950 रुपये बचाता है, तो मासिक आय ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं? माना मोहन की मासिक आय कितनी है? x रुपये है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार से क्या हो जाएगा? आय बराबर क्या होता है? आय ऋण व्यय बराबर क्या होता है? बचत। बचत आप कैसे ज्ञात करते हैं? कितनी आपकी आय है और कितना आपने उसमें से व्यय किया है, तो उसके बाद जो राशि बच जाती है उसको हम कहते हैं बचत। ठीक है, तो हमारी आय को हमने क्या माना है? x माना है। ठीक है, उसने मोहन ने व्यय कितना किया है? जितनी उसकी आय है अर्थात x, उसका कितना प्रतिशत? 75%। ठीक है, तो व्यय को हम कैसे लिखेंगे? x गुणित 75%। प्रतिशत को आपको पता है कि प्रतिशत को हम किस प्रकार से लिखते हैं? बटे 100 के रूप में लिखते हैं। और जब हम जो हमारी आय है x रुपये, उसमें से यदि हम व्यय को घटा देते हैं तो हमारे पास बचत राशि कितनी आ रही है? 3,950 रुपये। तो देख सकते हैं इसको आगे हम हल करेंगे तो x ऋण x और 75 और 100 को यदि आप 5 से काटते हो तो बचा कितना? 3/4। ठीक है, तो x ऋण x गुणित 3/4 बराबर 3,950। यहाँ से आप देख सकते हो x ऋण 3x/4 बराबर 3,950। लघुत्तम लोगे तो 4 का इधर गुणा हो जाएगा और इस तरफ भी गुणा होगा, इसको हम बाद में करेंगे। तो 4 को इधर आपने गुणा किया तो 4x ऋण 3x/4 बराबर 3,950। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको 4x में से 3x घट गया तो बचा कितना है? यहाँ पर केवल x बचेगा, तो इसको आप नीचे लिख लीजिए। नीचे आ जाइए तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया? x/4 बराबर 3,950। x का मान यदि याद करना है तो 4 को इस तरफ गुणा करना पड़ेगा, तो 3,950 गुणित 4, तो उत्तर कितना आ गया? 15,800 रुपये। तो ये किसका मान निकला? ये x का मान निकला और x को हमने क्या माना था? उसकी मासिक आय। तो उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी? 15,800 रुपये होगी। ठीक है, अब लघुत्तरी प्रश्न में आ जाइए। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 3 अंक का है। ठीक है, तो कैसे हल करना है देख लीजिए। x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल आपको क्या दिया हुआ है? 3xy धन y 2 बराबर 1018। अब इसमें x और y का मान इस प्रकार से ज्ञात करना है कि इन अंकों का योग किसके बराबर होना चाहिए? 1018 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया है? संख्याओं को स्थानीय मान के विस्तारित रूप में लिखने पर। ठीक है, तो आपने किसको कैसे लिख लिया है? आपने लिखा है 3, ठीक है, 3xy, इसको आपने किस रूप में विस्तारित किया है? 300 धन 10x धन 1y। ठीक है, उसी प्रकार से आपने y 2 को किस प्रकार से विस्तारित किया है? 100y प्लस 10y प्लस 2, और इनका योग किसके बराबर है? 1018। ठीक है, अब आप ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। तो ब्रैकेट को ओपन करने से आपको क्या क्या मिल गया? 300 अपनी जगह पर, 10x अपनी जगह पर, 1y अपनी जगह पर, और 100y को भी आपने ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया, 10y को अपनी जगह पर आपने ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया, 2 अपनी जगह पर, बराबर 1018। तो देख सकते हैं 10x को वापस एज इट इज़, ठीक है, और 100y और 10y और 1y मिल करके हो गए 111y, और यहाँ पर 300 और 2 मिल करके कितने हो गए? 302 बराबर 1018। अब यहाँ पर क्या करिए? 302 को इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए। तो 1018 में से 302 को घटाएंगे तो बचेगा कितना? 716। ठीक है, तो देख सकते हैं एक समीकरण हमको मिल गया क्या? 10x धन 11y बराबर 716। अब इसमें x का मान और y का मान इस प्रकार से रखना है कि कुल योग किसके बराबर आए? 716 के बराबर। ठीक है, तो x और y के अलग अलग आप मान रखिए। x बराबर आप 1 मान लीजिए, y बराबर आप 2 मान लीजिए, इस प्रकार से मान रखते जाइए। तो ऐसे रखते रखते हम पाते हैं कि जब हम x बराबर 5 रखेंगे और y बराबर 6 रखेंगे तो रख करके हम देख लेते हैं 10 गुणित x की जगह हमने रख दिया 5 और 111 y की जगह हमने रखा 6।
तो गुणा करके अब जब टोटल करेंगे, योग करेंगे, तो योग कितना आता है 716। तो x का मान 5 और y का मान 6 इसको संतुष्ट कर रहा है, इसलिए x बराबर 5 होगा और y बराबर कितना होगा 6 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। ललिता ने माइक्रोवेव ओवन लिया, कितने प्रतिशत? 12% वैट सहित 9016 रुपये में खरीदा। वैट जोड़ने से पहले माइक्रोवेव ओवन का मूल्य क्या है? ठीक है, तो हम क्या बोल देते हैं, हम मान लेते हैं कि वैट जोड़ने से पहले माइक्रोवेव की कीमत कितनी थी? x रुपये थी। तो 12% वैट लगाने पर नया मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो पहले से उसकी कीमत कितनी है? x रुपये है। अब उसमें x रुपये का 12% क्या लग गया? वैट लग गया। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा? पूर्व मूल्य जो था x रुपये, उसमें पुराने मूल्य का 12% वैट हम लगा दे रहे हैं। तो वो कुल मूल्य कितना हो गया? 9016 रुपये। तो x का 12% आप कैसे निकालोगे? प्रतिशत मतलब बटे 100, तो 12/100 गुणित x। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल कर लीजिए लघुत्तम लेकर के, 100 को इस तरफ ले जाइए, तो कितना हो गया? 100x धन 12x बटे 100 बराबर 9016। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं कितना हो गया, ये आपको मिल जाएगा 100 धन 12x बराबर 112x, और 100 को हमने इस तरफ गुणा कर दिया है, तो ये हो गया 9016 गुणित 100। अब यहाँ से 112 को नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 9016 गुणित 100 बटे 112। इसको आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये मिल जाएगा आपको ये इतना। इसको हल करके आप देख सकते हैं, तो इसका मान कितना मिल जाएगा आपको? 8050 रुपये। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाइए। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 7, बैंक में जमा धनराशि 50,000 रुपये पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के ब्याज की गणना कीजिए। ध्यान दीजिए, हमको क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। ठीक है, हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, उसमें हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं? क्या निकालते हैं? ए निकालते हैं। ए हमेशा क्या होता है? मिश्र धन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है? P बराबर 50,000 रुपये, R बराबर 15% और N बराबर 2 वर्ष। तो सूत्र में मान रख दीजिए। सूत्र में मान रखने पर आपको क्या मिलेगा? A बराबर P की जगह 50,000, 1 प्लस R की जगह कितना? 15 बटे 100 और N की जगह 2। अब आप हल कर लो इसको, तो 5 से इसको काट दीजिए, 5 दिया 15, और 5 से 100 को काट दीजिए 20 बार। ठीक है, तो 3/20 आ गया। ठीक है, यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 धन 3/20 और घात 2। तो 20 और 3 कितना हो गया? 23, 23/20 की घात 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखा हुआ है? 23/20 को कितने बार लिखा हुआ है? 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको 2 बार गुणा के रूप में लिख लीजिए। 23/20 गुणित 23/20 और गुणित 50,000। ठीक है, अब देख लो क्या करता है। 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दिया, 4 से आप 500 को काटोगे तो कितना आ जाएगा? 125। ठीक है, अब इनको सबको आपस में गुणा कर लीजिए, तो ए बराबर कितना मिल गया? 66,125 रुपये। तो ध्यान देना, ये क्या मिला है हमको? मिश्र धन मिला है। अगर हमको ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे? मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे। तो देख लीजिए, मिश्र धन हमको मिला है 66,125, मूलधन कितना था? 50,000 रुपये, तो ब्याज कितना मिल गया? 16,125 रुपये। यही हमारा उत्तर है। अब देख सकते हैं अथवा में जो सवाल है उसको भी हमने हल किया है। तो अथवा का सवाल क्या बोलता है? एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं और उनकी संख्या 18 है, तो कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? उस कक्षा में कितने छात्र छात्राएं हैं? ठीक है, तो देख लीजिए क्या बोला गया है। मान लीजिए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? x है। तब प्रश्न के अनुसार से 60% लड़कियां हैं और उनकी संख्या कितनी है? 18। यानी यदि कुल विद्यार्थी x हैं तो x का 60% क्या है? लड़कियां हैं और उनकी संख्या कितनी है? 18। तो 60% को हम कैसे लिख सकते हैं? 60/100। तो x गुणित, अब 60 और 100 को काट लीजिए, 20 दिया 60 और 20 पंचे 100। ठीक है, तो बचा कितना? 3/5। तो x गुणित 3/5 बराबर 18। 5 को इधर गुणा करिए, 3 को नीचे लेकर के आइए, तो 18 गुणित 5/3। 3 से आपने 18 को काटा, बचा कितना? 6, 6 पंचे 30। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये x का मान मिल गया। x क्या माना था हमने? कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई 30। ठीक है, अब अगर 18 लड़के हैं, ठीक है, तो लड़के कैसे निकलेंगे? कुल विद्यार्थियों में से लड़कियों की संख्या को घटा दीजिए। तो कुल विद्यार्थी थे 30 और उसमें से लड़कियों की संख्या 18 को घटा दिया गया, तो लड़के कितने मिल गए? 12। तो प्रश्नानुसार क्या बोला गया है? प्रश्न में हमको लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात पूछा गया है। तो लड़के कितने हैं? 12 और लड़कियां कितनी हैं? 18। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 12/18। यदि आप इसको 6 से काटें तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो गया? 2:3 या 2/3। प्रश्न क्रमांक 8 में आ जाते हैं। P और Q का मान ज्ञात करना है। PQ माइनस QP बराबर 27 दिया।
ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको एक 2 अंकों की संख्या मानते हैं। तो 2 अंकों की संख्या में q क्या है, इकाई की संख्या है, और p दहाई की संख्या है। तो ये अंक कैसा बन जाएगा, 10p धन q। इसी प्रकार से qp को आप क्या लिख सकते हैं, 10q प्लस p, दोनों के बीच में ऋण का चिन्ह है, और बराबर कितना मिल गया, 27। आगे हल कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो यहाँ से कितना मिल गया, 10p प्लस q माइनस 10q, और अंदर का चिन्ह यहाँ माइनस है इसलिए अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, और कितना मिलेगा, माइनस p। अब 10p में से 1p गया तो 9p बचा, और माइनस 10q में से 1q गया तो माइनस 9q बचा, बराबर 27। दोनों में से 9 को उभयनिष्ठ ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो p माइनस q बराबर 27। p माइनस क्यू बराबर 27/9 या p माइनस क्यू बराबर 3। ठीक है। तो अतः अब देख सकते हैं एक समीकरण हमको मिल गया है, कौन सा, p माइनस क्यू बराबर 3। ठीक है। तो अब इसमें p और q के अलग अलग मान हो सकते हैं। अगर आप p बराबर 7 लोगे तो q बराबर 4 होगा, p बराबर 8 तो q बराबर 5, p बराबर 9 तो q बराबर 6, या p बराबर 6 और q बराबर 3। बहुत सारे इसके संभावित मान हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल बनाना है। अब इसके अथवा में जो सवाल है उसको देख लेते हैं। क्या बोला गया है, 1260 रुपये का 5% ब्याज वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करिए। ठीक है। तो क्या क्या दिया है आपको सवाल में आप देख सकते हैं, मूलधन दिया हुआ है p बराबर 1260 रुपये, ब्याज दिया हुआ है r बराबर 5%, समय दिया हुआ है t या फिर हम चक्रवृद्धि ब्याज में इसको n के रूप में दर्शाएंगे, तो बराबर कितना दिया, 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, p गुणित r गुणित t/100। ठीक है। तो देख सकते हैं p है आपका मूलधन, और ब्याज कितना है r, और समय कितना है t बटे कितना हो गया, 100। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबकी वैल्यू रख दीजिए। मूलधन है 1260, ब्याज कितना है 5%, समय कितना है 2 वर्ष, नीचे बटे 100, जो भी कटता है काटिए। उत्तर कितना मिल गया आपको, 126 रुपये। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। अब क्या करेंगे, दूसरे जो चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से हम क्या ज्ञात करेंगे, मिश्र धन ज्ञात करेंगे। मिश्र धन a का मान कितना हो जाएगा, p गुणित 1/1 धन r/100 की घात n। तो p हमारा मूलधन है 1260 रुपये, 1 धन r की जगह कितना आ गया, 5% बटे 100 की घात 2, 1260। अब यहाँ से 5 एकम 5 और 5 20 से 5 से आप अगर 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो बचा कितना, 1/20। लघुत्तम ले लिया आपने, तो 20 धन 1/20, 20 और 1 कितना हो गया, 21/20 की घात 2। ठीक है। अब आप इसको विस्तारित रूप में लिख दीजिए, तो 1260 गुणित 21/20 और 21/20 सबको गुणा करेंगे और हल करेंगे, तो मिश्र धन हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 1389 रुपये 15 पैसे। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, मिश्र धन में से जब आप मूलधन को घटा दोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा 129 रुपये 15 पैसे। ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिला कितना, 129 रुपये 15 पैसे। साधारण ब्याज जो मिला था आपको वो कितना मिला था, 126 रुपये। तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए, तो अंतर कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज। तो 129 रुपये 15 पैसे माइनस 126 रुपये, तो आंसर क्या आ गया, 303 रुपये 15 पैसे। ठीक है। तो यही आपका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो असाइनमेंट है वो समाप्त होता है। आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो आप लोगों से ये अपेक्षा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आगे भी किन किन सब्जेक्ट्स के वीडियो आप लोगों को चाहिए, सॉल्यूशन के या हल के वीडियो चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। और आप लोग हमारे चैनल में सभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। आप लोगों के जो दोस्तों के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फैमिली ग्रुप हैं, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगता है उस ग्रुप में इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आने वाले टाइम में भी हम जितने भी असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन बनेंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के असाइनमेंट्स हो, चाहे पाक्षिक मूल्यांकन हो, सभी का हल, ज़्यादा से ज़्यादा विषयों का हल आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।